हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी सबसे फेवरेट क्लास फिजिक्स की क्लास में, जहां हम बात करने वाले नए टॉपिक की। हमेशा की तरह हमारा एक ही मोटो रहता है कि फिजिक्स रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और चुटकियों में सॉल्व कर देना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, इतना आसान बनाना है फिजिक्स को कि फिजिक्स को चुटकियों में सॉल्व कर सके, फिजिक्स के साथ आसानी से खेल सके। और यही हमारा मोटो है, हमारा पूरा फोकस इसी पर ही टिका होता है। तो आज की क्लास भी बड़ी दासू होने वाली, क्योंकि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। संधारित्र एवं धारिता 12th क्लास अकॉर्डिंग टू ऑल सिलेबस, नीट, आईआईटी, एनटीएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सब के कॉन्सेप्ट को हम साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, आज का पढ़ा हुआ आपके आगे तक बहुत काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो मैं बताने वाला हूं उसको आपको नोट्स में भी प्रिपेयर करना है, जैसा हम हमेशा मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि अपने हाथों से बने हुए नोट्स से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में आपको ढंग से तो पूरा फोकस करके क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि आपको पूरी फ्री क्लास पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। थोड़े दिनों बाद सब अपने अपना पेड कोर्स लगा देते हैं, बट यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज के टॉपिक की हम यहाँ बात करने वाले हैं, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस धारिता, नाम से पता रख रहा है कि धारिता, धारण करना, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, किसी भी चार्ज को ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे आपको बता देता हूं। कैपेसिटी और एबिलिटी, टू स्टोर चार्ज, आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहला सकती है। तो हम यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, धारिता कहलाएगी। धारिता की परिभाषा यहां से मैं दे सकता हूं, किसी भी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता या आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कहलाती है चालक की धारिता। आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एज ए लाइन के तौर पे आपको बता दिया, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कैपेसिटेंस is a capacity इस तरह आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता या आवेश धारण करने की क्षमता। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह लिखा हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज लिखी हुई है। कैपेसिटी की जगह यहाँ पे आपको एबिलिटी भी मिल सकती है, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने या धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। पहले मैंने लाइन से लिख दिया, बट मुझे लगा कि आप लोग एक सर तो नोट्स नहीं लिखवा रहे, ऐसे लाइन से लाइन बता रहे, तो इसलिए मैंने आपको एज ए डेफिनेशन लिखवा दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आपको मेरी बात सुने। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखिए, सपोज करिए ये एक चालक है, आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर या चालक है। ठीक है, आपने इसके ऊपर अभी कोई भी आवेश नहीं दे रखा है, मतलब ये चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज, इसके पास कोई आवेश नहीं है। आपने इसको चार्ज दिया, जब इसके पास चार्ज नहीं था तो चार्ज जीरो, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी विद्युत क्षेत्र जीरो,
चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव भी जीरो, स्थिर विभव, वैद्युत विभव भी जीरो। ये सब के सब क्या हो गए यहाँ पर जीरो हो गए बिफोर चार्जिंग, कंडीशन नंबर 1। लेकिन जब आपने इसको चार्ज दिया, जब आपने इसको क्यू चार्ज दे दिया, तो क्यू चार्ज देने पर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर इसके पास पोटेंशियल हो गया V। सपोज करो क्यू चार्ज देने पर पोटेंशियल कितना हुआ, V हो गया है, क्यू चार्ज इसको देने पर विभव हो गया है V। तो इसके विभव में जो वृद्धि हुई है, विभव में कितनी वृद्धि हुई, पहले पोटेंशियल था 0, बाद में हो गया है V, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं विभव में वृद्धि। विभव में वृद्धि आपके पास हुई V-0 यानी V, ठीक है। तो विभव में वृद्धि V हो गई है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, तो दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। दैट इज the amount of charge which is given to the conductor is directly proportional to the इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल। यानी चार्ज देने पर जो चार्ज आपने दिया है Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ है, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल हुआ है, विभव में जो वृद्धि हुई है, पोटेंशियल में जो इंक्रीज हुआ है, वैल्यू जो इंक्रीज हुई है उस इंक्रीमेंट के। इस बात को आप समझ लेना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, यहां चेंज लिख देता हूं मैं, क्योंकि जब आप चार्ज देते हो तो पोटेंशियल हमेशा बढ़ता ही है। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल। अब बात यहां पर है कि मैंने चेंज इन पोटेंशियल क्यों लिखा है, क्योंकि सपोज करो आपने क्यों चार्ज दिया तो इंक्रीज हुआ V-0 यानी V, लेकिन यदि 0 की जगह कुछ वैल्यू होती, सपोज करो यहां पर वैल्यू होती V1 और बाद में पोटेंशियल हो गया V2, तो इंक्रीमेंट हुआ आपका V2 - V1। तो जो चार्ज आप लोगे वो इस टोटल यानी V2 के कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज देने के बाद पोटेंशियल हो गया आपका V2, तो इस V2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, जो विभव हो जाएगा उसके समानुपाती नहीं होगा। चार्ज जो है वो विभव में वृद्धि के समानुपाती होगा, जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ V बढ़ गया है, तो ये जो वैल्यू बढ़ गई है उसके समानुपाती होता है। जब आप चार्ज देते हो, चार्ज देने पर जब पोटेंशियल बढ़ता है तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया है, वो जो वैल्यू है जिससे वोल्टेज इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, विभव में वृद्धि हुई है, उस बढ़ी हुई वैल्यू के समानुपाती होगा। तो सपोज करिए मैं आपको बता रहा हूं वैसे कि पहले 0 पोटेंशियल था, अब पोटेंशियल हो गया है V, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितनी बढ़ गई है, वृद्धि कितनी की हो गई है, V की हो गई है। तो दिया गया चार्ज जो आप चार्ज देते हो वो चार्ज पोटेंशियल के इंक्रीमेंट के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो चेंज देखो यहां पे द अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने दिया है, और ये वो V है जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है, विभव में जो वृद्धि हुई है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहां पे कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट आएगा C। अब ये C क्या है, इस पिक्चर में ये C का क्या किरदार है, क्या रोल है, तो C जो होता है वो होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी धारिता। हम बात कर रहे हैं यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो कहलाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर
चालक की धारिता। यदि हम कैपेसिटर की बात कर रहे होते तो हम यहाँ पर बोलते कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। एक ही बात है, किसी भी चीज की बात की जाए यदि वहां पर धारिता वर्ड आ गया है, कैपेसिटेंस वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब यही सब हमको बोला गया है। बच्चे बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि सर आपने तो वहां पे चालक की धारिता पढ़ाई थी, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ाया था, बट यहाँ पर एग्जाम में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आया है, यहाँ पर आया संधारित्र की धारिता। तो हम कैसे करते हैं, नाम अलग अलग हो गया, पर बेटा जी नाम अलग हुआ है, फंडा वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, तो नाम पे मत जाओ, फंडा क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। तो उस बेसिक के हिसाब से यही होने वाला है, जितना अमाउंट आप दोगे, जितना चार्ज आप दोगे, और वहां चार्ज देने पर जितना विभव बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वो जो पोटेंशियल बढ़ गया है वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पोटेंशियल के। तो गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहलाएगा कैपेसिटेंस, जिसे हम कहते हैं धारिता। सी यहाँ पर आने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ही ये आने वाला है। ठीक है, आइए कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये अदिश राशि है। मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटेंस धारिता की, सी की बात कर रही है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो Q इक्वल टू होता है CV, तो C इक्वल टू होगा Q बाई V। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, धारिता का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं यूनिट यानी मात्रक। और मात्रक की बात की जाए तो देखो यहाँ पर कूलाम पर वोल्ट, Q का मात्रक होता है कूलाम, V का मात्रक होता है वोल्ट, तो मैं लिख सकता हूँ कूलाम पर वोल्ट। और कूलाम पर वोल्ट को फेरेड भी बोलते हैं, फेरेड। ठीक है, याद रखना, F फेरेड क्या बोलते हैं, फेरेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूलाम पर वोल्ट, जो पहले बात कर चुके हैं। तो कूलाम पर वोल्ट और फेरेड याद रहेगा, फेरेड जिसको नहीं रहता है हिंदी में और लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, फेरेड। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन की, यानी इसका मात्रक, सॉरी V माइल। कभी कभी टर्म स्लिप हो जाती है, ठीक है, फिसल जाती है जी, तो गलत बोल देता हूं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, बड़ी समझदार है। ठीक है, बट क्लास के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपको जो क्वालिटी और कंटेंट मिलने वाला है वो बेस्ट मिलने वाला है, बस आपको उस पर फोकस करना है। तो आइए बात करते हैं डायमेंशन की। कूलाम को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। अब नीचे क्या बच गया है, वोल्ट बच गया है, तो बात करते हैं वोल्ट की, और वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। आई मेरी बात समझे, सी कूलाम पर वोल्ट यहां पर आ गया, और कूलाम पर वोल्ट को मैं देखो कूलाम को लिख सकता हूं एम्पियर सेकेंड, और यहां पर आ गया क्या वोल्ट, वोल्ट को लिख सकता हूं जूल पर कूलाम। अब देखिए ये कूलाम है, ऊपर जाएगा, पहले भी एम्पियर सेकेंड अवेलेबल है। जूल कूलाम को मैं क्या लिख सकता हूं वापस, एम्पियर सेकेंड जो ऊपर जाएगा तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। जूल बच गया है, जूल को लिख सकता हूं मैं न्यूटन मीटर। अब एम्पियर की बात करते हैं, न्यूटन की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, और सेकंड की बात करते हैं। तो एम्पियर को ऐसे कैसे रहने देता हूं, सेकंड को मैं T2 लिख देता हूं, न्यूटन को लिख सकता हूं मैं M1 L1 T-2, और मीटर को लिख सकता हूं मैं L1। तो देखिए ये तो ऊपर जाएगा M-1, L ऊपर चला गया तो L1 और 1 है, कितने हो गए L2L हो गए, तो L-2 ऊपर गया तो माइनस, सीधी सी बात है। आगे देखिए T-2 है, ऊपर गया +2 हो जाएगा, फिर एक और 2 है, कितने हो गए 4 हो गए, तो T⁴ A यहां पर पहले से है, उसकी पावर भी 2 है, तो मैं लिख देता हूं A⁴ 2। ये बन गई आपकी डायमेंशन, ये हो गई आपकी V माइल। एग्जाम में हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो यहां पर पूछी जा सकती है, 1 फेरेड की डेफिनेशन यहां से निकालते हैं। 1 फेरेड, 1 फेरेड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो 1 फेरेड कैसे आएगा। देखो मैं यहां से बात करूं, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था आपको,
सी की यूनिट यदि 1 फेरेड चाहिए तो Q की यूनिट आपको Q की वैल्यू जो है वो आपको 1 कूलम लेनी पड़ेगी और वोल्ट यहां पर 1 वोल्ट होना चाहिए। जब Q 1 कूलम हो और V 1 वोल्ट हो तो खुद ब खुद कैपेसिटेंस धारिता कितनी हो जाएगी, 1 फेरेड हो जाएगी। ये आपको पता लग गया है, बट यहां से देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं बाय डेफिनेशन, बट पहले मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए 1 फेरेड की यदि डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड आइए, थोड़ा सा पीछे आइए और अब हमारी बात याद करिए। जब मैंने शुरू में कैपेसिटेंस बताया तो क्या बोला था आपको कि जब हम किसी कंडक्टर को, किसी चालक को चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर, आवेश देने पर वहां पर विभव में वृद्धि हो जाती है, उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो जो पोटेंशियल बढ़ता है, जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता है, जो विभव में वृद्धि होती है, वो उस चार्ज की जो हमने दी थी उसके समानुपाती होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां भी डेफिनेशन ऐसी बोली जाएगी कि यदि आप 1 कूलम चार्ज दो और 1 कूलम चार्ज देने पर यदि विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए तो यहां इसका मतलब कैपेसिटेंस 1 फेरेड होगी। मैं कह सकता हूं यदि किसी कंडक्टर को, यदि किसी चालक को, ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, यदि किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर सॉरी, यदि किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर यदि पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1 वोल्ट हो जाए तो इसका मतलब कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए तो इसका मतलब चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए तो चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। मैं यहां से लिख सकता हूं, इफ पोटेंशियल increase by 1 volt when 1 coulomb charge given to the conductor then we can say capacitance of the conductor will be 1 farad। तो देखिए यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। यही हमारी डेफिनेशन है। तो मैं कह सकता हूं एक पोटेंशियल इंक्रीज by 1 volt when 1 coulomb charge is given to the conductor, then we can say capacitance of the conductor will be 1 farad। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये सब कुछ आने वाला है। कभी भी आपको डर गए या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या फिर आप रट गए तो वहां पर नहीं लिख पाएंगे। डेफिनेशन बनाना आना चाहिए, जो मैं आपको हर बार बताता हूं, बट फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे तो अभी भी आपकी गलती है। तो जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट करना छोड़िए, रटना छोड़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखिए, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जल्दी जल्दी लिखते हुए मेरी राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए इसके साथ। क्वालिटी और कंटेंट के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। तो आइए बात करते हैं अब आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए
स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक गोलीय चालक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके रेडियस, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इस पर आपने क्यू चार्ज दे दिया, तो ये मैंने दे दिया इसको क्यू चार्ज, इस पर क्यू आवेश दे दिया है मैंने, और जैसे ही मैंने क्यू आवेश दिया, क्यू आवेश देते ही इसके सरफेस पर विभव पोटेंशियल हो गया है V। आगे मेरी बात समझे, मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहाँ पर देखिए C इक्वल टू होता है Q बाय V। मैंने चार्ज इसको Q दिया, पोटेंशियल V आ गया, तो कैपेसिटेंस आएगा Q अपॉन V। इतनी सी बात है, समझ गए? अब देखिए V, सपोज करो यहाँ पर पोटेंशियल की बात चल रही है, Q चार्ज मैंने यहाँ दिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है इसका V। वैसे भी यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ से यहाँ तक विभव समान होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो सरफेस है, इनर सरफेस है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सम विभव प्रश्न होता है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो क्लास मिस कर दिए तो बहुत कुछ मिस कर दिया है, तो मिस नहीं करना है, पहले उसको आप अटेंड करिए, फिर आप टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपको रटना ना पड़े, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल की बात करते हैं, विभव की बात करते हैं, सरफेस पर, पृष्ठ पर, और पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल, तो C का फॉर्मूला आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर फॉर्मूला ये मिलने वाला है आपको। कोई भी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र ये होगा। अब इसी कहानी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, जो बुक में नहीं है, बट क्वेश्चन जरूर बनता है। और वो कहानी क्या है, देखिए आज हम उस कहानी के साक्षी बनने वाले हैं। क्या देखिए, यदि मैं एयर को प्रेजेंट मानूं, फ्री स्पेस या एयर, हवा या निर्वात के लिए बात करूं, तो फॉर्मूला मुझे सही लग रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, यानी जो निर्वात या फ्री स्पेस के लिए यूज होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं C नॉट। बट जब यहाँ पर C होता, मतलब मीडियम के लिए, ये आपका है फ्री स्पेस यानी निर्वात, लेकिन जब आपकी बात होगी मीडियम के लिए, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए हम बात करते तो 4 पाई एप्सिलॉन R। यहाँ पर नोट नहीं है क्योंकि बात चल रही है मीडियम की। और जब मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था, परावैद्युतांक पढ़ाया था, तो मैंने कहा था एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R यदि ये हो जाए तो मैं C की वैल्यू लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R। ये मीडियम के लिए फॉर्मूला आ गया। मैं इन दोनों का डिवाइड देता हूं, तो C को रख देता हूं ऊपर, डिवाइड में दे देता हूं C नोट, C की वैल्यू मैं यहां से लिख लेता हूं, तो मेरी वैल्यू बनती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R R। 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R R, 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R R। बात करते हैं C नोट की, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, और जब 4 पाई एप्सिलॉन नोट R से 4 पाई एप्सिलॉन नोट R कैंसिल होता है, तो C बाय C नोट वैल्यू बचती है एप्सिलॉन R। यानी ये फॉर्मूला भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है। परावैद्युतांक जो मैंने आपको बताया था, C अपॉन C नोट धारिता माध्यम में डिवाइड बाय धारिता निर्वात में, कैपेसिटेंस इन द मीडियम एंड कैपेसिटेंस व्हेन एयर प्रेजेंट। जब मीडियम प्रेजेंट हो, जब एयर प्रेजेंट हो, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। और ये हमने बात की थी जब मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था, तब मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको वहां पर बताए थे। आगे मेरी बात सुने, तो आज की कैपेसिटेंस का टॉपिक यही खत्म। कल बात करने वाले हैं कैपेसिटर पे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैपेसिटर और कैपेसिटर का प्रिंसिपल और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जिसका एक फॉर्मूला होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मिस मत करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए